नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार सफ़र पर चलने वाले हैं। यह सफ़र है प्राचीन भारतीय इतिहास का। एक ऐसा दौर जो हज़ारों सालों के मानव विकास, समाज के निर्माण और महान विचारों को अपने अंदर समेटे हुए है। पाषाण युग के अंधेरे से लेकर एक स्वर्णिम युग की चमक तक का यह सफ़र सच में कमाल का है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस पूरे इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, भारतीय सभ्यता का उदय। दूसरा, वेद और आध्यात्मिक जागरण। तीसरा, साम्राज्यों का उदय। चौथा, गुप्त स्वर्णयुग। और अंत में दक्षिण के राजवंश। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भारतीय सभ्यता का उदय। यानी इंसान ने सिर्फ जंगलों में जिंदा रहने से लेकर एक विकसित और परिष्कृत समाज तक का सफर कैसे तय किया। पाषाण युग का ये टाइमलाइन देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। 5 लाख ईसा पूर्व के पूरा पाषाण काल से कहानी शुरू होती है, जहां इंसान ने आग का इस्तेमाल और पत्थर के औजार बनाना सीखा। फिर लगभग 9000 ईसा पूर्व में आया मध्य पाषाण काल, जब लोगों ने छोटे औजार यानी माइक्रोलिथ्स बनाए और जानवरों को पालना शुरू किया। लेकिन असली क्रांति तो नवपाषाण काल में आई, जब खेती की शुरुआत हुई। जरा सोचिए, 7000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। और फिर हम पहुंचते हैं ताम्रपाषाण काल में, जहां तांबे का इस्तेमाल और बेहतरीन लाल काले बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ। अब यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है, वो है ये नंबर 421। ये कोई साधारण गणित का फॉर्मूला नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली पक्की ईंटों का एक अचूक मानकीकृत अनुपात है। मतलब चाहे वो हड़प्पा हो या मोहनजोदाड़ो, इतनी पुरानी और विशाल सभ्यता में इतने बड़े पैमाने पर बिल्कुल एक साइज की ईंटें इस्तेमाल होना, ये उस दौर के विज्ञान और निर्माण का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हड़प्पा के लोगों की प्लानिंग के तो क्या ही कहने, आज के आधुनिक शहरों को भी वो टक्कर दे दें। सफाई के लिए मैनहोल के साथ उनकी ढकी हुई जल निकासी व्यवस्था आज भी एक मिसाल है। उनकी सड़कें एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में थीं, जो शहर को आयताकार ब्लॉक्स में बांटती थीं। सिर्फ शहर ही नहीं, खेती में भी वो आगे थे। कालीबंगा में एक साथ 2 फसलें उगाने के सबूत मिले हैं। और उनका व्यापार तो मेसोपोटामिया तक फैला था, जिससे वो लोग मेलुहा कहते थे। खैर, एक बहुत बड़ा रहस्य उनकी चित्रात्मक लिपि है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसके अलावा उनके इतने सारे रिकॉर्ड्स और मोहरों में घोड़े और शेर का कहीं ना होना इतिहास का एक बहुत ही रोचक पहलू है, जिस पर आज भी बहस जारी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, वेद और आध्यात्मिक जागरण। ये वो दौर था जहां मान्यताओं और समाज के ढांचे में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। अगर हम शुरुआती वैदिक काल और बाद के वैदिक काल को देखें, तो दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर दिखता है। शुरुआती वैदिक समाज काफी खुला और लचीला था। महिलाएं राजनीतिक सभाओं में हिस्सा लेती थीं और पूरी अर्थव्यवस्था मवेशियों यानी गाय बैलों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते चीजें एकदम बदल गई। लोहे की खोज ने पूरी अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित बना दिया। इसके साथ ही कर्म की जगह जन्म पर आधारित एक बेहद कठोर वर्ण व्यवस्था लागू हो गई और समाज में महिलाओं की स्थिति भी काफी गिरने लगी। अब जब समाज में नियम इतने कड़े हो गए और कर्मकांड आम लोगों की पहुंच से दूर होने लगे, तो जाहिर है बदलाव की मांग तो उठेगी ही। इसी के जवाब में जैन और बौद्ध धर्म जैसी शक्तिशाली और पूरी तरह से अहिंसक विचारधाराओं का उदय हुआ। जैन धर्म ने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र के त्रिरत्नों पर जोर दिया और साथ ही किसी भी जीव को चोट न पहुंचाने वाली पूर्ण अहिंसा की बात की। वहीं गौतम बुद्ध ने दुनिया के दुखों को समझाने के लिए 4 आर्य सत्य दिए और इन दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण पाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल अष्टांगिक मार्ग पेश किया। वक्त के साथ जैसे जैसे बौद्ध धर्म फैला, इसके अंदर भी एक बड़ा वैचारिक बंटवारा हुआ। ये विभाजन मुख्य रूप से कश्मीर में राजा कनिष्क के समय आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में साफ दिखा। एक तरफ था हीनयान, जो पाली भाषा में दी गई बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ही टिका रहा और बुद्ध को एक महान इंसान माना। दूसरी तरफ था महायान, जिन्होंने बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया। उनके ग्रंथों में संस्कृत का इस्तेमाल होने लगा, मूर्ति पूजा शुरू हो गई और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया, जहां एक आत्मज्ञानी व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए अपने खुद के निर्वाण को टाल देता है। चलिए अब आते हैं तीसरे दौर पर, साम्राज्यों का उदय या कह लीजिए महाजनपदों का मार्च। ये वो समय था जब छोटे छोटी कबीलाई बस्तियां विशाल राज्यों में बदल रही थीं। ये महाजनपद असल में थे क्या?
सीधे शब्दों में कहें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास छोटी आदिवासी इकाइयों यानी जनों ने जमीन पर अपना अधिकार जमाकर बड़े और शक्तिशाली राज्य बनाए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। पुराने ग्रंथों में ऐसे 16 बड़े राज्यों का जिक्र मिलता है। और मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे सिर्फ राजाओं द्वारा चलाए जाने वाले सख्त राजतंत्र नहीं थे, बल्कि वज्जी और मल्ल जैसे शुरुआती गणराज्य भी इसी दौर में पनप रहे थे। तो चलिए समझते हैं कि इन 16 महाजनपदों में से आखिर मगध ही सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बन गया। इसका एक पूरा का पूरा परफेक्ट फॉर्मूला था। पहली बात, उनका भूगोल। मगध की राजधानी राजगीर पहाड़ियों से और बाद में पाटलिपुत्र नदियों से ऐसे घिरी थी कि कोई दुश्मन आसानी से हमला नहीं कर सकता था। दूसरा, उन्हें छोटा नागपुर के लोहे के विशाल भंडारों का एक्सेस मिल गया, जिससे उनके हथियार सबसे घातक हो गए। तीसरा, जंगलों से पकड़े गए युद्ध के हाथियों ने उन्हें दुश्मनों पर भारी बढ़त दिला दी। और अंत में बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासक, जिनकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा ही नहीं थी। और यहीं पर इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सम्राट अशोक का जीवन कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह से बदल गया, और ये बदलाव इस एक वाक्य में सिमटा है, भेरी घोष से धम्म घोष तक। युद्ध के मैदान में लाखों लोगों की मौत और वो भयानक तबाही देखकर अशोक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों और सैन्य विजय को हमेशा के लिए त्याग दिया और उसकी जगह धम्म घोष यानी नैतिक कूटनीति और शांति के रास्ते को चुन लिया। अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे भाग पर, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। इसे प्राचीन भारत का पुनर्जागरण या रेनेसा भी कहा जाता है। इस गुप्त राजवंश में एक से बढ़कर एक हैवीवेट शासक हुए, जिन्होंने इस युग की नींव रखी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त युग की शुरुआत की और सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें दीनार कहा गया। उनके बाद आए समुद्रगुप्त, जिन्हें उनकी लगातार जीतों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वो कभी कोई युद्ध नहीं हारे। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रसिद्ध विक्रमादित्य की उपाधि ली, और हाँ, मशहूर नवरत्न उन्हीं के दरबार की शान थी। और बाद में स्कंदगुप्त ने अपने गजब के लीडरशिप से खतरनाक हूण आक्रमणकारियों को खदेड़कर पूरे साम्राज्य को बचा लिया। लेकिन गुप्त शासकों की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? मौर्य साम्राज्य, जो कि बहुत अधिक सख्त और केंद्रीकृत था, उसके उलट गुप्त राजाओं ने सत्ता को एक ही जगह बांधकर नहीं रखा। उनका साम्राज्य अत्यधिक विकेंद्रीकृत था। कामकाज को स्मूथली चलाने के लिए पूरे साम्राज्य को बड़े प्रांतों में बांटा गया, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था, और उन्हें आगे छोटे जिलों में बांटा गया, जिन्हें विषय कहते थे। ये लचीली व्यवस्था इस स्वर्णिम युग के लिए एक असली मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। अब यहाँ से हम रुख करते हैं दक्षिण की ओर, हमारा पांचवां और आखिरी भाग, दक्षिण के राजवंशों और संगम युग। यह एक ऐसा सांस्कृतिक परिदृश्य है जो उत्तर भारत से बिल्कुल अलग और बेहद समृद्ध था। दक्षिण के इस काल को संगम युग कहा जाता है। ये संगम आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये तमिल कवियों और विद्वानों का एक विशाल महासम्मेलन था, जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में मदुरै जैसी जगहों पर आयोजित होता था। इन ऐतिहासिक बैठकों ने जिस फाउंडेशनल साहित्य का निर्माण किया, उसने दक्षिण भारत के प्राचीन समाज, वहां की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को हमेशा के लिए पन्नों पर अमर कर दिया। उस वक्त दक्षिण में 3 बड़े खिलाड़ी थे, जिन्हें मूवेंदर कहा जाता था। हर एक की अपनी अलग ताकत और पहचान थी। केरल क्षेत्र पर राज करने वाले चेरा राजाओं का प्रतीक था धनुष और बाण, और उनका पश्चिमी तट के समुद्री व्यापार पर भारी दबदबा था। चोल राजाओं का प्रतीक बाघ था। उनका क्षेत्र कावेरी नदी का उपजाऊ डेल्टा था, और उनकी नेवी यानी नौसेना बहुत ही ताकतवर थी। और मदुरै के पांड्य राजाओं का प्रतीक मछली था, जो रोम के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय मोती व्यापार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। और संगम साहित्य की सबसे खूबसूरत चीज जो सामने आती है, वो है थिन्नई का ये अनूठा कॉन्सेप्ट। प्राचीन तमिल समाज ने जीवन और साहित्य को सिर्फ काल्पनिक आधार पर नहीं, बल्कि 5 बिल्कुल स्पष्ट इकोजोन्स यानी पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा था। शिकार के लिए पहाड़ी क्षेत्र कुरिंजी, संघर्ष वाले सूखे इलाके पालई, पशुपालन वाले जंगल मुल्लाई, खेती वाले उपजाऊ मैदान मरुतम, और मछली पकड़ने वाले तटीय इलाके नेयतल। इंसान और प्रकृति का ऐसा गहरा कनेक्शन इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो हजारों सालों का ये पूरा सफर अंत में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सिंधु घाटी की उन रहस्यमय लिपियों, जिन्हें कोई पढ़ नहीं सका, आज भी जमीन के नीचे दबे हुए प्राचीन शहरों और अनछुए खंडरों को देखकर लगता है
भारतीय मिट्टी के नीचे मानव विकास के और कौन से अद्भुत अध्याय अभी भी बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता कल कोई नई खुदाई हो और इतिहास के पन्ने फिर से बदल जाएं। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।